एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात एंड वेलकम टू सुपर संडे विद चार्ली। आज संडे है तो थोड़ा सा सुपर संडे वाली भी फीलिंग हमें अपने अंदर थोड़ी सी ले आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बताना है मुझे, आपको याद दिलाना है कि आपको संडे को रिवीजन करना है, ठीक है। पिछले भी कई संडे से मैं आपको कहती आ रही हूँ, अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुरंत उसको स्टार्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। आप इस चीज़ का यकीन कीजिए कि अगर आप जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन डेली करिए और चाहे भले आप थोड़ा ही पढ़िए। तो चलिए अब बिना किसी देर के फटाफट आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए हैं, सभी के लिए हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका इसका बेस्ट यूज़ है वो किसके लिए है, नेट के लिए, ठीक है। कुछ इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले भी हैं और कुछ इसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है आपका, एक सेकेंड। पहला सवाल है, लिनन के वस्त्रों में विशेषताओं की वृद्धि हेतु अन्य परिसज्जाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। वस्त्र का भार बढ़ाने व आकार स्थायित्व हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं उपयोग में लाई जाती हैं। सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि जो लिनन के वस्त्र होते हैं उनमें ऐसी कौन सी परिसज्जा की जाती है जिससे जो लिनन के वस्त्र होते हैं उनमें काफ़ी विशेषताएं बढ़ जाती हैं और उसका भार और आकार स्थायी हो जाता है। तो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया, स्टार्चिंग की प्रक्रिया, बीटिंग की प्रक्रिया, स्पिनिंग की प्रक्रिया। इसमें जो आपका भार और आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है वो कौन सा वो प्रक्रिया आपकी होती है स्टार्चिंग की प्रक्रिया, ठीक है। तो बी के साथ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिनन की बात हो रही इसलिए स्टार्चिंग की प्रक्रिया के साथ ही जाएंगे, कैलेंडरिंग वाला नहीं होता इसमें, ठीक है। भार बढ़ाने और आकार को स्थायी करने के लिए आपकी स्टार्चिंग की प्रक्रिया की जाएगी लिनन के वस्त्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है हम लोग को फटाफट से। देखिए जो रेमी होता है आपका, उसको किससे मैच करेंगे आप। रेमी को मैच करते हैं टेबल क्लीनर से और नेपकिन, मतलब रेमी से आपका क्या टेबल क्लीनर व नेपकिन वगैरह बनाई जाती है। फिर जो आपका सन होता है, सन से आपका मछली का जाल और कालीन वगैरह बनाया जाता है। फिर जो है आपका क्या बोलते हैं, कापोक का जो रेशा होता है आपका, वो उससे बनाया जाता है जीवन सुरक्षा पट्टी, ठीक है, जो पट्टी बनती है। और अबाका यानी कि जो मनीला भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उससे आपकी रस्सी और क्या बनाई जाती है, वस्टेड कुछ रस्सी और कार्डन, ठीक है, ये सब चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो ये चार आपने मैच कर लिया, आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कताई की प्रक्रिया की जाती है तो निम्न में से किस कथन को ध्यान में रखा जाता है। एक सेकेंड, चलो भाई तुम बंद हो जाओ। हाँ, तो जब मतलब कताई की प्रक्रिया करते हैं तो कौन सी कथन को ध्यान में रखा जाता है। कताई प्रक्रिया के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित किए हुए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क कताई से मजबूत तंतु तैयार होते हैं। आर्द्र कताई में 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है। आर्द्र कताई विधि से कठोर, भारी तथा असमान तंतु का निर्माण होता है। यहाँ पर कताई की प्रक्रिया में आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, यही आपका ए वाला आंसर, मतलब पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब कताई की प्रक्रिया के लिए हमें सावधानी पूर्वक, जैसी मतलब कताई, कुछ कताई गर्म वातावरण में होती है, कुछ आर्द्र वातावरण में होती है। तो जो भी आप कताई कर रहे हैं जिस भी रेशे की, ठीक है, तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट हो, चाहे वो गर्म वातावरण हो चाहे आर्द्र आर्द्र जलवायु हो, जो हो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये वाली कताई या फिर इस रेशे की कताई हम लोग गर्म जलवायु में करेंगे और इस वाले कताई की हम लोग आर्द्र जलवायु में करेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है काउंट हिलेरी डी सार्डोनेट, जिन्हें रेयॉन का पिता कहा जाता है, उनकी उपलब्धियों में शामिल रेयॉन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इनके द्वारा पहला रेशा नाइट्रोसेलुलोज बनाया गया। इससे पूर्व इस कार्य के लिए अनेक प्रयत्न नहीं किए गए। भारतीयों ने उस दौर के पहले ही इसका प्रयोग शुरू कर दिया था। रेयॉन से बने ऊनी वस्त्र सभी स्थानों पर लोकप्रिय हुए। तो इसमें सबसे एक ऑप्शन आपका सिर्फ करेक्ट है, वो क्या है, इनके द्वारा पहला रेशा नाइट्रोसेलुलोज बनाया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर हमें मैच करना है। तो मैचिंग में क्या है, नारियल का रेशा कैसा होता है आपका, कड़ा होता है और खुरदुरा होता है, ए के 4 के साथ जाएंगे। और रेमी का जो आपका कपड़ा होता है वो कैसा होता है आपका, ये कांटेदार पौधा होता है। और जो सन होता है, सन से हम लोग क्या बनाते हैं, कागज उद्योग में यूज किया जाता है इसको। और जो हेम्प है आपका, वो क्या है, तंतु ठोस है, पारदर्शी और सीधा होता है, ठीक है। ये हमने मैच कर लिया। फिर है, कपास के जीवन से संबंधित निम्न कथनों को पहले से बाद के रूप में क्रमानुसार सजाइए। कपास जीवन मतलब कपास का जो पूरा प्रॉपर किया जाता है वो कैसे किया जाता है।
तो इसमें सारा पढ़ करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, भूमि और जलवायु देखते हैं हम। उसके बाद हम बीज को बोते हैं, बीज बोने के बाद पौधे का विकास होता है। पौधे का जब विकास हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें कपास अच्छी तरीके से लग जाता है तो उसको हम लोग चुनते हैं। चुनने का मतलब एक एक पॉड्स में इस तरीके से बन जाता है ना, वो रुई ऐसे बन जाती है ना, तो ये सब रुई रहती है। फिर हम इसको क्या करते हैं, हाथ से इसको हम निकालते हैं, उसको हम चुनते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपका है 4 और 4 वाला ही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम रेशों में प्रत्यास्थता अधिक होती है इसलिए उन पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। प्रत्यास्थता के घटते क्रम में निम्न कथनों को सही क्रम में लगाइए। ये कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यास्थता मतलब कि घटते हुए क्रम की बात कर रहा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होगी उसको पहले, फिर उससे कम जिसमें होगी उसमें, फिर जिससे उससे कम होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, ऊन के रेशे, रेशम के, कपास के, लिनन के। कपास, रेशम, ऊन व लिनन, लिनन, कपास, रेशम, ऊन। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें क्या होती है आपकी, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है ऊन में, जो आप पूरा 99% तक आपका खींच सकता है। फिर आपका आता है रेशम, इसके बाद फिर आपका आता है कपास, फिर इसके बाद आता है आपका लिनन। तो यहाँ पर ए के साथ चले जाएंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता ऊन में, फिर उससे कम रेशम में, फिर उससे कम कपास में, फिर उससे भी कम आपके लिनन में। ठीक है, फिर है यहाँ पे भी अब थोड़ा सा फिर से मैचिंग वाले क्वेश्चन आज बहुत हैं। ठीक है, देखिए ब्लीचिंग किस लिए करी जाती है, सफ़ेदी लाने के लिए। और कैलेंडरिंग आपकी किस लिए की जाती है, चमक लाने के लिए। एम्बॉसिंग किस लिए करते हैं, डिज़ाइन बना सके वस्त्रों में। मर्सराइजेशन किस लिए करते हैं, मजबूती लाने के लिए। बात समझ गए, तो ये भी आपका 4 ऑप्शन अच्छे से मैच हो गया, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। फिर है आपका, वस्त्रीय रेशों के निर्माण के संबंध में क्या सही है। वस्त्रीय रेशे मतलब वस्त्र के लिए जो रेशे बनाए जाते हैं, तो उनके संबंध में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षण की बात कर रहा है, तंतु तोड़ परीक्षण, तो बिल्कुल आपको बात सही है। रेशा को हम लोग तोड़ करके देखते हैं कि तोड़ने के पश्चात ये कैसा लग रहा है दिखने में, फिर उसी का हम लोग पूरा डिटेल बताते हैं कि कपास का रेशा जैसे तोड़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा खुरदुरा और एकदम उसके जो छोर होते हैं वो नुकीले नुकीले दिखाई देते हैं। रेयॉन का तोड़ते हैं तो वो टहनियों के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो वही इसमें है। तो तंतु तोड़ परीक्षण हम लोग वस्त्र में, मतलब वस्त्र का जब रेशा निर्माण करते हैं तो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो पहला सही हो जाएगा। सिकन परीक्षण, सिकुड़न कितनी आ रही है, ठीक है, वो भी देखते हैं। स्याही परीक्षण भी देखते हैं कि कौन से फैब्रिक पे, यानी कि कौन से कपड़े पे स्याही का धब्बा अगर गिरा रहे हैं तो कितनी देर में स्याही का धब्बा पड़ रहा है और उसके किनारे कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कपास के ऊपर अगर हम स्याही, एक बूंद स्याही गिरा दें तो कपास के कपड़े पर स्याही का जो निशान बनता है वो किनारे उसके थोड़े टेढ़े टेढ़े होते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप लिनन के कपड़े पे गिराओ तो वो बिल्कुल गोल सा रहता है। ठीक है, तो ये भी होता है आपका। तो ये तीनों परीक्षण हम लोग वस्त्र के रेशों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, लेकिन वायु संचार इस तरह का कोई हम रेशा परीक्षण नहीं करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, ऊन निर्माण की तैयारी में कौन सी प्रक्रिया सही है। ऊन की कटाई, क्रम विन्यास, श्रेणी विभाजन, विशुद्धिकरण, धुनाई तथा कताई, उपरित सभी। तो इसमें आपका सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जितने भी यहाँ पे टर्म दिए गए हैं ये सब कुछ हम ऊन का निर्माण जब करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर आपका है, देखिए फिर से मैचिंग वाला, रेशम को क्या कहते हैं, तंतुओं की रानी कहते हैं। लिनन तंतु कहाँ से प्राप्त होता है, पटसन की छाल से। रेटिंग प्रक्रिया में क्या होता है, रेटिंग का मतलब क्या, रेटिंग का मतलब खमीरीकरण की प्रक्रिया, जो आपके लिनन में स्पेशली करी जाती है रेटिंग। और वो उसमें क्या करते हैं, आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना, पानी में भिगोकर, ओस में भिगोकर, कुछ केमिकल का यूज़ करके, है ना, लकड़ी के ड्रम में यूज़ करके। इसके बाद अस्थायी रंग किस लिए, मतलब अस्थायी रंग के लिए क्या किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा मैचिंग का क्वेश्चन था, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर दूसरा है, क्लोरीन का घोल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अधिक सफ़ेदी लाने के लिए, कि कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। वस्त्र का भार कैसे हम लोग बढ़ाते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं, तो कुछ कुछ केमिकल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र का भार बढ़ा देते हैं। जैसे आपकी सिल्क में आपकी जो है वेटिंग पर सज्जा होती है ना, तो इस वजह से। फिर है आपका बोरिक एसिड या बोरेक्स। तो बोरिक एसिड या फिर बोरेक्स एसिड का जो घोल होता है वो उन कपड़ों पे चढ़ाया जाता है जिन कपड़ों को हमें अग्नि अवरोधक बनाना होता है, एंटी फ्लेमेबल, जिसको पहनने के बाद आग ना लग सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 के साथ चले जाएंगे। रोएं उठाना, तो रोएं उठाना भी आपकी एक फिनिशिंग है, वो कौन सी है, नैपिंग। नैपिंग में क्या होता है, रोएं ही उठाए जाते हैं जिससे वस्त्र की सतह बिल्कुल मुलायम और एक समान हो जाती है। फिर से है आपका, तो देखिए पॉलिएस्टर आपका क्या होता है, पेट्रोलियम से निर्मित होता है, सभी को पता है। मिंक कोट क्या है आपका, विक्यूना के बालों से बनाया जाता है आपको, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा कोट होता है। ठीक है, संसार का सर्वाधिक महंगा कोट। ताप सुनहरे रेशे कौन से होते हैं, जो कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, नायलॉन है, ऑर्लॉन है, पॉलिएस्टर है, डेक्रॉन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर आपका जो रेयॉन होता है
वो रसायनों द्वारा निर्मित होता है, रसायनों द्वारा भी निर्मित होता है और कुछ उसमें नेचुरल चीज़ें भी, कपास के लिंटर्स, बांस की लुगदी, है ना, लकड़ी, ये सारी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। अब फिर नेक्स्ट है, आप सोचोगे आज कितने सारे मैचिंग क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छे हैं। फिर है आपका वनस्पतिक रेशे। तो वनस्पतिक रेशे आपके क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। लिनन आपका क्या होता है, फ्लैक्स के तने से प्राप्त किया जाता है। रेमी क्या है, रेमी में आपके पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। ये कपास और लिनन से भी ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता इसमें होती है। फिर आपका जो पिना है वो आपका अनानास के पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, पिना और सीसल दो ऐसे हैं जो आपके पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, ठीक है। पिना और सीसल, ये आपके यूजीसी नेट में पहले पूछा भी जा चुका है। अच्छा, आप थोड़े से विचार करने वाले क्वेश्चन है, विचार कर लेते हैं फटाफट। सिल्क के कोमल रेशों पर शक्तिशाली ब्लीच का क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। सिल्क की बात हो रही, रेशम की, तो बिल्कुल सही बात है, रेशम पे हम लोग ब्लीच का यूज़ अगर करेंगे तो उस पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। बात सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा है, पसीने से वस्त्र का अपहासन हो जाता है जिससे सिल्क की रंग रौनक सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 3 बातें लिखी, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं रेशम के बारे में, ठीक है। पसीने से खराब हो जाता है, और कौन से इस पे हम लोग कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का, और इस पे हम लोग क्षार का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमारा पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तो हम लोग ए और 2 के साथ जाएंगे, मतलब सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है, इन पे भी हमें विचार करना है। क्या विचार है, नाइट्रोसेल्युलोज विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण सर्वप्रथम 1884 में जॉर्ज एडमर्स ने किया था। ये बात आपकी पूरी तरीके से सही है। विस्कस विधि से रेयॉन बनाने का आविष्कार क्रॉस व मीडल ने 1892 में किया था। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कुप्रामोनियम रेयॉन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम देसा पेस्ट्रिच ने 1890 में किया था। ये बात भी आपकी सही है। फोर्थ वाला है, एसीटेट सेल्यूलोज विधि 1914 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी तथा ड्रेपस ने इसे कपास के लिंटर्स द्वारा बनाया, ठीक है। तो ये चौथा भी स्टेटमेंट आपका सही है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, एक जगह पूरा लिख लो, इसमें आपकी चारों बातें सही है, ठीक है। तो डी के साथ जाएंगे कि ये सभी सही है, किसके साथ, डी के साथ। ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, ऐसे ऐसे सब लोगों ने दिया था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, हाँ एक चीज़ इसमें आप लोग जान लो, जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ना ये वाला, जैसे ये वाला लिखा नाइट्रोसेल्यूलोज, तो देखिए सर्वप्रथम जो रेयॉन का निर्माण था सर्वप्रथम 1894 में उसको जॉर्ज एडमर्स ने ही बनाया था। इन्होंने कुछ कुछ उस पर ट्राई किया था, मतलब जॉर्ज एडमर्स एक तरीके कह सकते हो, सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो आपके काउंट डी चार्डोनेट थे, उन्होंने इस चीज़ को आगे प्रॉपर उसका एक मतलब को ये देखा, इन्होंने तो सिर्फ नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का निर्माण किया। इसके बाद जो आपके जो डी चार्डोनेट, हाँ वही डी चार्डोनेट थे, काउंट हिलेरी, उन्होंने जो ये नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ जिन्होंने बनाया, उन्होंने ये चीज़ करी कि इस पदार्थ से उन्होंने देखा कि रेशा बन सकता है और वो रेशे में ये क्वालिटीज़ हो सकती है, तो उन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ से क्या किया, रेयॉन का रेशा का निर्माण किया। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कहीं पे कि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का निर्माण किसने किया, तो जॉर्ज एडमस के साथ जाएंगे। और नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण अगर पूछ रहा है आपसे, तो काइंड हिलेरी चार्डोनेट के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि विचार करने की बात दी गई है ना, तो इसमें हम लोग चले जाएंगे, पूरे के साथ चले जाएंगे, है ना, क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज बाद में रेयॉन ही बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन एक मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जॉर्ज एडमर्स ने, मतलब पूरा जॉर्ज एडमर्स ने नाइट्रोसेल्यूलोज बनाया, और फिर जो आपके काउंट हिलेरी थी उन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज पदार्थ से रेयॉन बनाया, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें फिर से। रेमी नेटल के पौधे से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। उसमें पानी सोखने की क्षमता कपास तथा लिनन से अधिक होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर दूसरा है, पिना अनानास के पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है, ये बात भी सही है, दोनों बात सही है आपकी, ठीक है। अगर इसी में एक पॉइंट और होता कि सीसल जो है वो भी सीसल के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है, तो वो भी आपका सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सी के साथ जाएंगे, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा दोनों सही है। अभी नेक्स्ट है, पोशाक में, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। पोशाकों में 4 आधारी सामग्रियों के अनुप्रयोग का सही क्रम बतलाइए, ठीक है। मतलब कि जो पोशाक बनाई जाती हैं, ड्रेसेस बनाई जाती है, उसमें जो आधार सामग्री होती है, आधार सामग्री का मतलब जो पोशाकों के अंदर लगाई जाती हैं, तो उसका क्या सिस्टम क्या है, उसका आपसे क्रम पूछ रहा है। तो इसमें सीधे उसी पे जाते हैं, जो ऑप्शन सही है आपका। सबसे पहले इंटरफेसिंग आता है, फिर आपका अंडरलाइनिंग आता है, फिर इंटरलाइनिंग, फिर आपकी लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ चले जाएंगे, सी के साथ। इसको आपको बस पढ़ लेना है कि कम से कम एग्जाम में अगर आए, ये यूजीसी नेट में ही पूछा जा सकता है, तो इसको आपको देख लेना है, इंटरफेसिंग, फिर अंडरलाइनिंग, फिर इंटरलाइनिंग, फिर आपकी लाइनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 समभागों में विभाजित हो, 3 समभागों में, असमान भागों में, या 4 समभागों में। बहुत आसान है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी को पता है कि 2 समभागों में विभाजित होगा तो कपड़ा जो आप पहने रहेंगे वो कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा।
फिर हमारा नेक्स्ट है कपड़े की लंबाई। क्या कथन कह रहा है? कपड़े की लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है। कारण दिया है क्योंकि ताने धागे को लूम पर ही खींचा जाता है। ताना धागा मतलब जो आपका ऐसे ऐसे आता है, वर्टिकली जो आता है, ठीक है, और इधर से जो आता है वो आपका बाना धागा होता है। तो देखिए बात बिल्कुल सही है, लंबाई पर ज़्यादा सिकुड़न होती है इसलिए होती है क्योंकि ताने धागे को लूम पर ही बहुत खींच दिया जाता है, इसलिए उसकी जो कपड़े में मतलब कपड़े में जो सिकुड़न होती है वो लंबाई की तरफ से वो ज़्यादा सिकुड़न होती है। तो यहाँ पर जो आपकी दोनों बातें सही हैं, सी के साथ जाएंगे, बोथ आर राइट, ठीक है। फिर अच्छा, फिर से आपका मैचिंग के क्वेश्चन दिया है, तो मैचिंग के क्वेश्चन में इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें मैचिंग मतलब मैचिंग इसमें बिल्कुल सही सही दे रखी है। जैसे पैठड़ी जो है आपकी वो क्या है, एक तरीके की साड़ी होती है और कैसी होती है, रेशम से बनी गहरी लाल तथा नारंगी रंग की साड़ी होती है ये। पटोला आपका कैसा है, इन इन साड़ियों पर हाथी नर्तकी फूल गमलों के चित्र छापे जाते थे, बिल्कुल सही बात है, आज भी बनते हैं। इसके बाद है फिर पालमपुरी। पालमपुरी साड़ियाँ कैसी होती थी, इन पर विभिन्न धार्मिक पौराणिक कथाओं द्वारा मतलब कथाओं को चित्रित किया जाता था। एक तरीके से कहानी पूरी इस पर चित्रित करी जाती थी, धार्मिक। फिर जो ब्रोकेड होते हैं, इन वस्त्रों पर सोने तथा चांदी के महीन तारों से नमूने अंकित होते हैं, ठीक है। इस पे आपको कुछ मैच नहीं करना, जो सामने लिखा वही आपको बस समझ लेना है। फिर है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टीजीटी वगैरह में भी आ सकता है। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अतिक्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। मतलब कि बच्चा क्या करे, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, बहुत ज़्यादा एकदम से क्या बोलते हैं, हाँ वही वाली बात है, मतलब कि क्या करे, चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे, ओवर एनर्जेटिक रहे, और उस ओवर एनर्जेटिक होने की वजह से वो क्या करे, सही हरकतें ना करे, बहुत जल्दी हमेशा, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ओवर एक्साइटेड रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चंचलता दिखाते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, एक सेकेंड, ऐसे बच्चों में बोलते हैं हम लोग इसको ADHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ADHD, ठीक है। ADHD एक तरीके का डिसऑर्डर होता है और उन बच्चों में ये सारी कमियां होती हैं। इसको फुल फॉर्म इसमें होगा आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यहाँ पर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ये आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपके TGT PGT में भी पूछा जा सकता है। क्या है, ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो बी के साथ आप चले जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा मैच कर लेते हैं। मंदबुद्धि क्या है, मंदबुद्धि मतलब जिसका लो IQ हो, तो वो किससे है, आपका बुद्धि लब्धि से। ऑटोसोम्स जो होते हैं, ऑटोसोम्स में क्या होता है, महिलाओं और पुरुषों में ऑटोसोम्स की संख्या सेम होती है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, सीखने से संबंधी अयोग्यताएं। डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। फिर है सेक्स क्रोमोसोम्स, तो सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या होता है, महिलाओं और पुरुषों में संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। फिर है डाइलेक्सिक, कहने का मतलब है डिसलेक्सिया, एक तरीके ये जो यहाँ पे लिखा है, डिसलेक्सिया उस व्यक्ति को इंगित करता है, या डाइसलेक्सिक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे डैश में कठिनाई होती है। अभी पीछे बताया आपको, पढ़ना लिखना सीखने में कठिनाई होती है। अब देखिए डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया बच्चा स्पेशली पढ़ नहीं पाता, ठीक है, और जो डिसग्राफिया होता है उसमें बच्चा लिख नहीं पाता है। तो ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप अब इसमें ऑप्शन में दो, मतलब सब जगह ऑप्शन एक ही है, मतलब सी ऑप्शन में लिखना भी दिया पढ़ना दिया, तो हम लोग इसलिए चले जा रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आपसे अगर कहीं पूछा जाए, तो डिसलेक्सिया का मतलब है बच्चा पढ़ने में मतलब अच्छे से पढ़ ना पा रहा हो, डिस्ग्राफिया का मतलब है बच्चा लिखने में असमर्थ हो, अच्छे से लिख ना पा रहा हो, और डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कि बच्चा मैथ्स में अच्छा ना हो, मतलब बच्चा ऐड करने में या जो है मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, इन सब चीज़ों में बच्चा अच्छे से ना कर पा रहा हो, ठीक हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको 4-5 दिन पहले, इसमें मैंने गलती से गलत मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने गलत आंसर लगा दिया था, उसके लिए वेरी सॉरी, उसको मैं यहाँ पे आज करेक्ट कर रही हूँ। आटे को छानकर काम में नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब हम छान कर काम में ले आएंगे तो उसकी जो ब्रान होती है, मतलब चोकर होती है, वो निकल जाएगी। अब रीज़न दिया है कि चोकर युक्त आटा में थायमिन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बिल्कुल सही बात है, जब हम आटा को छान देंगे तो चोकर तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। मैंने बताया आपको यही था, लेकिन जो है ऑप्शन मैंने दूसरा लगा दिया था। इसको करेक्ट कर लीजिए, इसमें आपका दोनों सही होगा और इसकी व्याख्या भी सही होगी। दूसरा एक है, ओहो हो, अच्छा 2 बार मैंने इसी क्वेश्चन को कर दिया है। चलिए, तो इसमें भी हम लोग लगा लेते हैं, आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिए। और चलिए इतनी देर सुनने के लिए थैंक यू, और अब मिलते हैं। शॉर्ट्स भी आज अब को 5-6 दिन तक मैं अच्छे शॉर्ट्स बनाऊंगी, जिससे आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आप तैयारी करिए और रिवीजन ज़रूर करिए। संडे का क्या है, संडे को रिवीजन करिए, ठीक है। एस फॉर संडे होता है, तो
आर फॉर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जैसे एस आर और आर एस क्या पढ़ते हैं हम लोग ABCD, तो भाई ठीक है। एस के साथ जो है आर को लेकर के चलिए, मतलब संडे के साथ रिवीजन को लेकर के चलिए। रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। आपकी ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में आपको 1-2 नंबर से पीछे कर देगी, समझ गए। अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, अब आप लोग फटाफट करिए और चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।